नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 7 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ क्रमांक 7 जो है हमारा वो इस प्रकार है कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बर्ताव है, वो दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। किस प्रकार का हमारा व्यवहार अपने मित्रों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, तो हमारा जो बर्ताव है, व्यवहार, वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये चीज आज हम इस पाठ में सीखेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो आज का पाठ है वो है शिष्टाचार। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम शिष्टाचार की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार। बच्चों, इस पाठ के लेखक जी हाँ भीष्म साहनी जी हैं, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी अविभाजित भारत यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस समय की बात है, यानी 1915 की बात है, जब हमें आजादी नहीं मिली थी उस समय। अब हम चलते हैं उनकी मृत्यु। 11 जुलाई 2003 को भीष्म साहनी जी यानी उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम देखते हैं इनका जो थोड़ा सा परिचय है वो हम देखेंगे। इनका परिचय इस प्रकार है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया था। ये इनका जो है परिचय रहा है बच्चों। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह है। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि कहानी संग्रह, यानी बच्चों ये सारी क्या है, कहानी संग्रह है। झरोखे, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि जो है क्या है बच्चों, ये उपन्यास है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि नाटक, आज के अतीत, ये क्या है बच्चों, आत्मकथा। तो इस प्रकार इनका जो है लेखन कार्य रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वो इस प्रकार है। गद्य संबंधी जो आज का हमारा गद्य है, जो पाठ है, वो चरित्रात्मक कहानी यानी चरित्र से जुड़ा हुआ जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी, जो चरित्रात्मक कहानी कहलाती है। तो इस पाठ में बच्चों शिष्टाचार यानी शिष्टाचार में कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। यानी कि इस कहानी में लेखक ने, भीष्म साहनी जी ने, पति पत्नी के जो संबंध किस प्रकार होने चाहिए और नौकर और मालिक के संबंध किस प्रकार होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण उसको देखने का कैसा होना चाहिए, उसके बारे में इस कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। और चलिए अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। हमारा पाठ इस प्रकार है। जब 3 दिन की अथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए, यानी कौन लाया, बाबू राम गोपाल जी क्या लाए, एक नौकर ढूंढ कर लाए। तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और बिगड़ उठी। क्रुद्ध यानी गुस्से में बैठी उनकी जो श्रीमती जी थी वो बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। और देखते ही उन्होंने क्या किया, मुंह फेर दिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो, यानी उन्होंने कहा कि ये जो बनमानस है वो तुम कहाँ से पकड़ कर लाए हो। इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी। यानी उनकी स्त्री ने कहा, किसकी स्त्री ने, बाबू राम गोपाल जी की, क्या कहा कि मैं इस लंपट से यानी इस बनमानस से, जो वनों में रहने वाला जो मनुष्य है, वन या मानस यानी वन में रहने वाला मनुष्य, ये जो मनुष्य है इससे मैं काम करवाऊं या लोगों से इसे छुपाती फिरूं, ये ऐसा दिखता है। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। क्या दिया उन्होंने उत्तर, जानती हो तलब क्या होगी, जानती हो इसकी तलब क्या होगी। किसने कहा, बाबू राम
गोपाल जी ने क्या कहा कि इसकी तलफ यानी इसकी क्या जरूरत है, इसकी कितनी तनख्वाह है, केवल 12 रुपए। कितनी है, केवल 12 रुपए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ से मिलेगा, यानी इस प्रकार का सस्ता नौकर तुम्हें आज कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इस प्रकार किसने कहा, बाबू राम गोपाल जी ने कहा। किससे, श्रीमती जी से कहा। अब श्रीमती जी ने जवाब दिया, तो काम भी वैसा ही करता होगा। श्रीमती जी ने बोला, क्या बोला कि ये काम भी उसी प्रकार का करता होगा जिस प्रकार ये तनख्वाह ले रहा है। यह मैं क्या जानूं। इस पर किसने कहा, बाबू राम गोपाल जी ने कहा श्रीमती जी से। क्या कहा कि ये मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। यानी ये नया आदमी है और कहां से आया है, अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौएं चढ़ गई। अब किसकी भौएं चढ़ी, श्रीमती जी की भौएं चढ़ गई। क्या कहती हैं भौएं चढ़ाकर, तो इसे काम करवाना भी मैं ही सिखाऊंगी, यानी इसको जो है काम करना मैं ही सिखाऊं क्या, यानी इससे काम करना भी मैं ही सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो कि जो किसी दूसरे नौकर की खोज में हो, यानी कि अब मुझ पर तुम फिर से दया करो, दूसरे नौकर की खोज करते रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी, और अगर नौकर मिल गया तो मैं इसको क्या करूंगी, निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए। यानी बाबू राम गोपाल जी कहाँ चले गए, अपने कमरे में चले गए। फिर श्रीमती जी दहलीज पर खड़े होकर कुशल क्षेम पूछने लगी। किससे कुशल क्षेम पूछने लगी, नौकर से। कौन पूछने लगा, श्रीमती जी। ठीक है, इतना सुनने के बाद बाबू राम गोपाल जी चले गए और श्रीमती जी दहलीज पर खड़े जो नौकर है उससे कुशल क्षेम यानी उसका हालचाल पूछना शुरू कर दिया। नौकर का नाम हेतु था। क्या नाम था, हेतु, और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। कहां से आया था, शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह के दांत, मोटे हाथ और छोटा कद। यानी उसकी नाकें कैसी थी, चपटी थी, माथा कैसा था, छोटा था, बेतरह के दांत यानी बेढंगे उसके दांत थे, मोटे मोटे हाथ थे और छोटा सा कद था, यानी छोटा सा ही वो आदमी था। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था, यानी श्रीमती जी ने गलत बात नहीं कही थी कि इस बनमानस से मैं काम करवाऊं या इसको छिपाऊं, क्योंकि वो इतना बदसूरत दिख रहा था। चलिए आगे। नाम पता पूछ चुकने के बाद, यानी नाम पता पूछने के बाद श्रीमती जी ने अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली। यानी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने अपना हाथ इस तरह हेतु के सीने पर रखा जिस प्रकार पिस्तौल रखी जाती है, यानी इस तरह उन्होंने उसकी छाती पर हाथ रखकर बोला। क्या कहा, अब दोनों कान खोलकर सुन लो, जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात भिजवा दूंगी। यानी बंदूक, जिस तरह बंदूक रखी जाती है उस तरह उन्होंने अपना हाथ रखा और कहा कि अगर यहाँ पर तुमने चोरी चकारी की तो मैं तुम्हें कहाँ भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, हवालात में। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब देना होगा। इस तरह श्रीमती जी ने कहा, अगर तुमको यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इस तरह किसने कहा, श्रीमती जी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में कुछ वैसा ही था। कैसा था, जो अक्सर लोगों का है, यानी श्रीमती जी का जो विचार था वो वैसा ही था जिस प्रकार लोगों का विचार होता है। कैसा विचार होता है, सबकी तरह झूठे, गलीच और लंपट होते हैं। यानी सब कैसे होते हैं, सारे नौकर एक ही तरीके के होते हैं, झूठे होते हैं, गलीच होते हैं, गंदे यानी और लंपट होते हैं। इस तरह का उन्होंने यानी चरित्रहीन होते हैं। गलीच यानी गंदे और झूठे यानी वो झूठी बातें करते हैं। तो इस तरह का जो ख्याल था किसका था, श्रीमती जी का। आगे देखते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी नौकर एक जैसे होते हैं और सब जो है झूठ बोलते हैं। सभी पैसा काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। और बाकी सब क्या करते हैं, हमेशा किसकी तलाश में रहते हैं, नौकरी की तलाश में हमेशा रहते हैं और वो हमेशा ऐसा ही काम करते हैं। जो मिल जाए, और अगर नौकरी मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। और उसी वक्त वो क्या करते हैं, घर से बीमारी की जो है चिट्ठी मंगवा लेते। कौन मंगवा लेता है, नौकर। इस तरह का ख्याल किसका था, श्रीमती जी का। यानी श्रीमती जी का ख्याल था कि जो नौकर होते हैं अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो वो घर मिलने के बाद वो घर से क्या करते हैं, चिट्ठी मंगवा लेते हैं, बीमारी की चिट्ठी वो मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकर सा ही था। यानी श्रीमती जी का व्यवहार कैसा था, नौकरों के साथ नौकर के जैसा ही था। उसी तरह का व्यवहार जैसा नौकरों के साथ होना चाहिए उसी प्रकार का था।
यूं भी घर में उनकी हुकूमत थी, यूं भी घर में उनकी क्या थी? हुकूमत। किसकी हुकूमत थी? श्रीमती जी की। जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, यानी श्रीमती जी क्या करती? जब उनको गुस्सा आता तो पति से कैसे बात करती? अंग्रेजी में बातें करती। और जब नौकर से बात करना होता तो गाली गलौज से बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती, और यानी दोनों को बराबर, वो दोनों की लगाम बराबर खींच कर रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती थी, यानी वो उनकी नजरें इतनी तेज थी कि वो नौकर के हर काम की जानकारी उनके पास हुआ करती थी, चाहे कोई भी काम हो वो हर काम की जानकारी रखती थी। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, यानी वो इतनी उनकी तेज नजर थी कि नौकर कितना घी इस्तेमाल कर रहा है ये चीज उन पर बराबर ध्यान रखती है, यानी वो पलंग पर बैठे बैठे सारी नजरें उनकी नौकरों के हर काम पर होती थी। अब वो ये भी चीज पर ध्यान देती थी कि वो जो पलंग पर बैठी हैं, बैठे बैठे वो नौकर ने उनका जो है कितना घी इस्तेमाल किया उस पर बराबर उनका नजर रहता। कितनी रोटियां निकल गया यानी उसने कितनी रोटियां खा ली उस पर भी बराबर ध्यान है। और अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली, चीनी यानी शक्कर, यानी उसने चाय में कितनी चीनी डाली है, कितना शक्कर डाला है, वो भी बराबर उनको ध्यान रहता। इस तरह जो है उनको बराबर हर चीज का वो बराबर नजर रखती पलंग पर बैठे बैठे। अब देखो, जासूसी नॉवेल की शिक्षा, यानी ये सब चीजें वो किस प्रकार करती? ये नॉलेज उनको कहाँ से मिली? जासूसी की नॉवेल पढ़कर। तो जासूसी की नॉवेल के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता, यानी नौकरों की हर क्रिया, यानी नौकर जो भी काम करते उनको हर क्रिया में उनका क्या नजर आता? षड्यंत्र नजर आता, यानी वो उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। और घर को मतलब घर को लूटने का काम, यानी अलग अलग षड्यंत्र, अलग अलग वो ऐसी बातें करे जिससे उनका घर जो है लुट जाए, बर्बाद हो जाए, यानी उनका वो हमेशा नौकर अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। इस तरह का उनका नजरिया होता। क्यों होता? क्योंकि वो जासूसी नॉवेल पढ़ती थी और जासूसी नॉवेल के कारण ही वो नौकरों को हर समय जो है शक की नजरों से देखती थी और उनको हमेशा लगता था कि वे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इस प्रकार जो है श्रीमती जी का व्यवहार था। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। काम चलने लगा। किसका काम चलने लगा? हेतु का। अब यानी घर का माहौल धीरे धीरे हेतु से चलने लगा। हेतु अरूप तो था ही। हेतु कैसा था? अरूप था, दिखने में भद्दा दिखता था। उस पर उज्जंड और गवार भी निकला। उज्जंड यानी असभ्य, गवार और जिसको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी वो उज्जंड और गवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के ग्लास टूटने लगे, यानी अगर वो ऐसा था कि उसको किसी सभ्यता की चीजें किस तरह उठना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, वो जानकारी नहीं थी और उसके हाथों से ग्लास जो है वो टूटने लगा, कांच का ग्लास। पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और पर्दों पर क्या होने लगा? धब्बे पड़ने लगा। और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा और घर कैसा दिखाई देने लगा? पूरा अस्त व्यस्त दिखाई देने लगा। आगे देखो, अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती और श्रीमती जी क्या करती? उसे जब घर अस्त व्यस्त रहने लगा तो वो इतना चिल्लाती और उसे हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देती। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। और हेतु की पीठ कैसी थी? मजबूत थी, यानी वो इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी वहीं पर काम कर रहा था। आगे देखते हैं। आगे देखो, यानी वो वहीं पर काम करने लगा। इस तरह दिन कटने लगे। इस तरह क्या होने लगा? दिन कटने लगा। आगे, बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी, यानी बाबू राम गोपाल की जो खोज थी, खोजबीन चालू थी दूसरे नौकर की, वो शिथिल पड़ने लगी, यानी वो ठंडे पड़ गए। नौकर उज्जंड और अरूप था। नौकर कैसा था? उज्जंड और अरूप था, लेकिन फिर भी उससे काम चलने लगा। अरूप तो था ही, बस वो क्या काम करता था? दिन में 2 बार केवल खाना खाता था और इस तरह काम चलने लगा। उसकी तनख्वाह से, यानी अगर वो 12 रुपए थे और तनख्वाह कितनी थी? केवल 12 रुपए। और अगर उससे कोई चीज का नुकसान अगर हो जाता या कोई चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह से कटती थी, यानी उसकी तनख्वाह से कटने लगी। अगर ग्लास वगैरह कुछ टूट गया या कोई सामान टूट गया तो उसकी तनख्वाह से पैसे कट जाते थे। दिन बीतने लगे। इसी तरह क्या है बच्चों? उसके दिन, हेतु के दिन बीतने लगे।
हेतु के दिन जो है बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह फटने लगे। अब हेतु के जो कपड़े हैं वो मैले होकर जगह जगह फटने लगे हैं, और फटने की वजह से वो कैसा दिखने लगा है, फटने की वजह से वो एकदम अलग ही दिखने लगा है। मुंह का रंग और गहरा होने लगा, नहीं उसका जो मुंह का जो रंग है वो और गहरा होने लगा है, और साथ ही साथ वो गांव का भोला भाला धीरे धीरे शहर की नौकर की तरह तब्दील होने लगा। यानी शहरों में नौकर किस प्रकार होते हैं, जगह जगह फटे हुए कपड़े और एकदम थकाहारा जैसा दिखना, यानी मुंह का रंग एकदम काला काला, यानी इस तरह उसका जो है स्वरूप बदलने लगा, उसका रंग रूप बदलने लगा। और इसी तरह 3 महीने बीत गए। इस तरह क्या हुआ बच्चों, 3 महीने बीत गए, उसके दिन वहां पर धीरे धीरे कटने लगे। पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। यहाँ पर पहुंचकर श्रीमती जी ने एक भूल कर दी। क्या भूल कर दी, श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था, बच्चा था, जो अब 4-8 बरस का हो चला था। यानी 4-8 बरस का, 4 से 8 बरस के बीच में उनका बच्चा था। और प्रथा अनुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। और प्रथा के यानी रीति रिवाज के अनुसार उसका जो मुंडन संस्कार था वो नजदीक आ रहा था। किसके बच्चे थे, किसका बच्चा था, श्रीमान और श्रीमती जी का एक बेटा था। और रीति रिवाजों के अनुसार जो है मुंडन संस्कार की जो प्रथा होती है, जो रिवाज होता है, वो नजदीक आ रहा था। यानी अब उसकी तैयारी होनी शुरू हो रही है। पूरे घर में बड़े उत्सव और प्यार से मुंडन की तैयारी होने लगी। और पूरे घर में क्या होने लगा, मुंडन और उत्सव की, मुंडन का जो उत्सव था वो तैयारी शुरू हो गई, तैयारी होने लगी। बेटे के वात्सल्य श्रीमती जी की आंखें जो है आटे दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की ओर फेर दिया। यानी जो श्रीमती जी हैं अब वो उत्सव की तैयारी कर रही हैं, और उत्सव की तैयारी में उनका जो ध्यान है वो अब नौकर से हट रहा है, घर के चीजों से हट रहा है। हटकर वो कहाँ जा रहा है, आटे की तरफ। कहाँ पर जा रहा है, यानी उनका नजर अब बदल रहा है, यानी कि अब उनका ध्यान किस पर जा रहा है, उस मुंडन संस्कार की तैयारी की तरफ। और जो वो हर नजर पलंग पर बैठे बैठे वो नौकर की हर क्रिया पर नजर रखती थी, अब वहां से हटकर वो किस तरफ जा रहा है, देखते हैं यहाँ पर, आटे की तरफ। यानी श्रीमती जी का ध्यान आटे की तरफ, यानी आटे गेहूं की तरफ जा रहा है, दाल की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यानी दाल कितना डाला, क्या डाला, कुछ नहीं, अब उनका ध्यान वहां से हट रहा है। घी से हटकर, और घी से भी हट गया, यानी अब ना उनको पता है कि कितना गेहूं कितना आटा सनाया नहीं पता, कितने दाल डाली गई, कैसा बनाया नहीं पता, घी कितना वापरा गया, कितने चम्मच डाले गए वो भी नहीं मालूम। यानी अब उनका ध्यान उस चीजों से हट रहा है। अब हट रहा है तो कहाँ जा रहा है, रंग बिरंगे खिलौने और कपड़ों की तरफ। यानी अब उनका ध्यान रंग बिरंगे खिलौनों की तरफ हो रहा है। अब जो है बच्चे के लिए अलग अलग तरह के खिलौने लाना और बाकी सारी चीजें लाना, अब उनका ध्यान उस तरफ जा रहा है। कपड़े लाना अलग अलग तरह के, क्योंकि अब उनके घर में जो है मुंडन संस्कार होने वाला है, उस संस्कार की वजह से उनका ध्यान उस तरफ जा रहा है। चलिए फिर आगे चलते। सामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। किसका प्रबंध होने लगा, सामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्र संबंधियों के निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे। और मित्रों और संबंधियों को क्या लिखे जाने लगे, निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे। और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती के दुपट्टे की छोर से निकलकर नौकरों के हाथ में रहने लगा। यानी अब उनका ध्यान तो तैयारी की तरफ है, और तैयारी की तरफ होने के कारण जो उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था वो अब कहाँ जाने लगा, नौकर के हाथ में। यानी कहाँ जाने लगा, अब नौकर के हाथ में जाने लगा। चाबियों का गुच्छा उसके उनके हाथ से निकलकर, श्रीमती जी के हाथ से निकलकर अब नौकरों के हाथ में रहने लगा। चलिए, हाथ में रहने लगा। आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा, यानी अब मुंडन वाला दिन आ गया है। जिस दिन मुंडन होना था वो दिन आ पहुंचा। अब हम आगे देखते हैं। आखिर वह दिन पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने क्या बजने लगे, बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों और तांगों पर बच्चों के लिए उपहार लेकर आने लगे। यानी उनके जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो मोटर कार से और तांगों से जो है घर पर आने लगे। क्या लेकर आने लगे, उपहार लेकर आने लगे, गिफ्ट लेकर आने लगे, यानी तोहफा लेकर वो बच्चों के लिए आने लगे। इस तरह जो है घर का माहौल होने लगा। फूलों और फानुसों और मित्र मंडली के हाथ से विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा। और वहां का माहौल इतना हंसमुख, इतना खिल उठा कि कुछ बात ही नहीं, यानी चारों तरफ खुशी ही खुशी है।
श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। यानी गिफ्ट और उपहार लेने के लिए के समय, यानी उस समय उस समारोह के अलावा पसीना पोंछने का भी वक्त उन दोनों जन के पास नहीं था कि वो पसीना पोंछ सके। यानी इतना व्यस्त थे वो दोनों जन। तो इस तरह उनका समय बीतने लगा। इस तरह वो घर का माहौल जो है व्यतीत होने लगा, क्योंकि मुंडन संस्कार था। चलिए आगे देखते। जब घर में हंसी खुशी का माहौल था उस वक्त, यानी एन उसी वक्त हेतु जो है बाहर से लौटा। यानी जब श्रीमान और श्रीमती जी बहुत खुश थे और उसी समय हेतु जो है बाहर से आया। गिफ्ट ले रहे थे, वो मेहमान आ रहे थे, उनका स्वागत कर रहे श्रीमान और श्रीमती जी। तो उनके स्वागत में व्यस्त हैं और उसी समय जो है हेतु जो है वो बाहर से घर में दाखिल होता है। और दाखिल होकर वो क्या कह रहा है, देखो। जब वो घर में दाखिल हुआ उस समय एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने जा खड़ा हुआ। और हेतु कहाँ आकर खड़ा हो गया, श्रीमान जी के सामने आकर खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। इस तरह किसने कहा, हेतु ने कहा। क्या कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। और इस तरह जब हेतु ने कहा कि मुझे घर जाना है, तो इस वाक्य पर वो एकदम हैरान हो गए। उनको आश्चर्य होने लगा कि ये क्या बात कर रहा है, आज मेरे घर में मुंडन संस्कार है और ये इस तरह बोल रहा है कि उसको घर जाना है, क्या बात है। इस तरह श्रीमान जी ने पूछा। किससे पूछा, हेतु से पूछा। चलिए आगे चलते हैं कि ऐसी क्या बात है। तो उसने क्या कहा, हुजूर, मुझे घर बुलाया है। मुझे कहाँ बुलाया है, घर पर बुलाया है। मुझे आप छुट्टी दे दो। यानी मुझे गांव जाना है, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप क्या कर दो, छुट्टी दे दो। हुजूर, छुट्टी दे दो, आज के दिन मुझे छुट्टी दे दो। यानी आज के दिन ही मुझे छुट्टी दे दो। इस तरह किसने कहा, हेतु ने श्रीमान जी से कहा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे श्रीमान का क्रोध बढ़ गया। यानी किसका क्रोध बढ़ा, श्रीमान जी का क्रोध बढ़ गया, उबलने लगा एकदम। जाओ अपना काम देखो। इस तरह गुस्से में किसने कहा, श्रीमान जी ने कहा। किसको कहा, हेतु से। क्या कहा कि तुम जाओ अपना काम देखो। श्रीमान जी ने हेतु से कहा। छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती। यानी जो श्रीमान जी हैं उन्होंने हेतु को गुस्से में कहा कि जाओ अपना काम देखो, छुट्टी उट्टी तुमको नहीं मिलेगी। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना। यानी मेहमान क्या करने वाले हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं और इसको जो है घर जाना है। इस तरह किसने कहा, श्रीमान जी ने हेतु से कहा कि तुमको घर जाना है और सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग संस्कार में, यानी मुंडन संस्कार में आए हुए हैं और तुमको घर जाना है। तो इस तरह श्रीमान जी चिल्लाकर किसको बोले, हेतु को बोले। और उसे हेतु फिर भी खड़ा रहा और अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे। यानी हेतु अपनी जगह पर खड़ा रहा, वो हिला नहीं। और इस पर भी हेतु को, श्रीमान जी को झुंझलाहट हुई, गुस्सा आया और गुस्सा आया। जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। और उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम जाते क्यों नहीं हो, तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरह श्रीमान जी ने हेतु से कहा। फिर भी जब हेतु टस से मस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया। यानी जब हेतु अपनी जगह से नहीं हिला तो उनका जो गुस्सा है वो बेकाबू होने लगा। यानी अब वो कंट्रोल में नहीं है, अपने आपे में नहीं है, वो बेकाबू होने लगे। और उन्होंने छूते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। और उन्होंने क्या किया, हेतु को एक चाटा जड़ दिया। किसने जड़ा, श्रीमान जी ने और श्रीमती जी। चाटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधी ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर वो केवल नौकर को चाटा पड़ा आंखें फेर ली। यानी नौकर को चाटा पड़ा इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबने देखकर भी अनदेखा कर दिया। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली, यानी जब श्रीमती जी को इसकी सूचना मिली तो वह जैसे तंद्रा से जागी हो। यानी जैसे वो नींद से जागी हो। क्यों नींद से जागी हो ना हो इसमें कोई भेद है। अब उनको शंका हो रही है। क्यों शंका हो रही है, क्योंकि वो जासूसी नॉवेल पढ़ती हैं, इसलिए उनको शंका हो रही है कि हो ना हो इसमें कुछ बात जरूर है। मगर यह देखकर कि केवल नौकर, यानी अब वो नींद से जागी है, फिर भी मैं भी कैसी मूर्ख हूँ जो इस लंपट पर विश्वास करती रही। यानी अब मैं कैसी मूर्ख हूँ, वो अपने आप को कोस रही है कि मैं कैसी मूर्ख हूँ कि जो इस पर, बेवकूफ पर मैं विश्वास करती रही। कौन, श्रीमती जी। सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। कौन रख दिया,
श्रीमती जी, सारे ताले खोलकर इसके सामने रख दिया। मैं कैसी मूर्ख हूँ जो आज के दिन छुट्टी मांगने चला, और आज के दिन इसने सारा काम जो है सारी चीज पर हाथ साफ किया होगा और आज के दिन ये छुट्टी मांगने चला आया। यानी इसने अब सारी चीजें समेट ली हैं और समेटने के बाद अब ये छुट्टी मांगने आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी हेतु को फटकारने लगी। और भागते हुए कहाँ पर आई? बरामदे में आई, और बरामदे में आने के बाद वो हेतु को चिल्लाने लगी, फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों में पहले कभी नहीं सुना था, और वो ऐसी ऐसी बातें कहने लगी जो हेतु ने कभी नहीं सुना था। कुछ संबंधी इकट्ठे हो गए, और वहां पर कुछ संबंधी भी इकट्ठे हो गए। यानी पत्नी जी ने, श्रीमती जी ने हेतु को इस प्रकार फटकारा कि जैसे वो नींद से जागी और जो कुछ उन्होंने आज तक नहीं कहा था हेतु को, वो सारी बातें वो हेतु को कह डाली। और ये सारी चीजें देखकर कुछ संबंधी वहां पर इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देख श्रीमान को समझाने लगे। और इस तरह जलसे में जब विघ्न पड़ने लगा तो सब लोग जो है श्रीमान जी को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो? और एक ने उनसे पूछा कि तुम घर क्यों जाना चाहते हो? किससे पूछा? हेतु से। क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस तरह किसने कहा? हेतु ने कहा कि मुझे काम है और मुझे घर जाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। सब लोगों ने पूछा तब भी उसने क्या कहा? मुझे काम है, मुझे घर जाना है। इस तरह जो है सभी लोगों ने, सभी सगे संबंधियों को उसने उत्तर दिया, उसने जवाब दिया कि मुझे काम है और मुझे घर जाना है। इस तरह उन्होंने कहा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। हमारा जो स्वाध्याय है वो इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें नंबर 1 है श्रीमती जी की विशेषताएं, यानी श्रीमती जी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो। नंबर एक है किसी पर विश्वास नहीं करती थी, यानी श्रीमती जी जो है वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी। उसी तरह 2, घर में उनकी हुकूमत थी, यानी पूरे घर में उनकी हुकूमत थी। उसी तरह नंबर 3, पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। तो इस तरह उनका व्यवहार था, उनकी विशेषता थी। इस तरह आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार, यानी श्रीमती जी के क्या विचार थे नौकरों को लेकर, तो उसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। नंबर 1 झूठे, नंबर 2 गलीच, और नंबर 3 क्या है? लंपट। तो श्रीमती जी के विचार कैसे थे? झूठे, गलीच और लंपट थे। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है वो, उस पर ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 इस तरह है, कारण लिखिए। कारण लिखिए में नंबर 1 क्या है? राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। क्यों शिथिल हो गई थी? क्यों वो ठंडे पड़ गए थे? तो उसका उत्तर इस तरह, हेतु घर का काम संभालने लगा, इसलिए राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हो गई थी। उसी तरह नंबर 2, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो, हेतु की तनख्वाह से कटौती होती थी। क्यों कटौती होती थी? तो उसका उत्तर इस तरह, यदि हेतु से किसी चीज का नुकसान होता तो हेतु की तनख्वाह से कटौती होती थी। यानी अगर कोई चीज वो नुकसान करता, तोड़ फोड़ देता, तो क्या होता था? उसकी तनख्वाह से कट जाता था। इस तरह काम चलने लगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, यहाँ हमारा जो पाठ है शिष्टाचार भाग 1 यहाँ पे पूर्ण होता है। वो हम अब आगे का जो पाठ की जो कहानी है वो हम भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।